अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड A.N। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए स्टोरी वर्ल्ड A.N को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात की सताई हुए एक नौजवान की पुरस्कार और दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी। खड़कती धूप में वो थका हारा कॉलेज से कुछ देर पहले ही घर आया था और अब सहन में लगे आम के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाए सुकून से लेटा दोपहर के खाने का इंतज़ार कर रहा था। और कितनी देर? उसने किचन की तरफ देखते हुए पूछा। बस ला रही हूँ, किचन में काम करती अम्मा ने वही सी ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। उसने गर्दन सीधी की और दरख्त पर लटकती आम की कच्ची कीरियों को देखने लगा। न जाने क्या सोची थी, अपनी पैंट की जेब से बाइक की चाबी निकालकर उसने ज़रा सी पीली हुई एक केरी का निशाना बांधा और चाबी उसकी तरफ उछाल दी। 3 बार की कोशिश पर नाकामी के बाद उसने बुरा सा मुँह बनाकर चाबी वापस जेब में डाली कि तभी बल्किस बेगम, उसकी अम्मा, खाने की ट्रे लिए किचन से बाहर आई। काशिफ, शाम में निगत खाला के यहाँ जाना है। अम्मी, मैं बहुत थका हुआ हूँ और फिर टेस्ट की तैयारी भी तो करनी है। अब्बू के साथ चले जाइए ना। सदा की कामचोर काशिफ ने भिंडी के साथ इंसाफ करते हुए फ़ौरन बहाना बनाया। बल्किस बेगम ने घूर कर उसे देखा जो मगन सा खाने में मसरूफ़ था। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ी थी कि तभी काशिफ की चीखने की आवाज़ उनकी कानों से टकराई और वो हड़बड़ाकर किचन में से वापस पलटी। क्या हुआ काशिफ? क्या हो गया है तुझे? सालन, पत्थर, मेरा दांत टूट गया। दांत पर हाथ रख के वो बुरी तरह से तड़प रहा था। ऐसे कैसे सालन में पत्थर आ गया? बल्किस बेगम परेशान होती फ़ौरन उसके लिए ठंडा पानी लेने भागी, जिसके मुंह से थूक के साथ खून भी निकल रहा था। ये ठंडे पानी से खुली कर, अभी खून बंद हो जाएगा। काशिफ ने जल्दी से बोतल थाम ली। पूरी बोतल खाली करने के बाद जाकर खून बंद हुआ था, मगर दर्द बढ़ता जा रहा था। ये दवाई ले लो, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। उसे दर्द में तड़पते देखकर बिल्किस बेगम का अपना बीपी हाई होने लगा था। दवाई का असर था। थोड़ी देर में ही वो दर्द से निकलकर नींद के आगोश में चला गया था। बिल्किस बेगम ने सुख का सांस लिया और बर्तन समेटकर किचन की जानिब बढ़ गई। उनके जाते ही दरख्त पर लटकती कीरी हल्की सी हवा से चारपाई पे सोते काशिफ के सर पर जाकर बजी, जिसके बाद एक बार फिर घर उसकी चीखों से गूंज उठा था। दर्द का बहाना मिल गया था। अब टेस्ट की तैयारी खाक करनी थी। ऊपर से लोड शेडिंग ने पूरे घर को अंधेरे में डबो दिया था। गर्मी से तंग आकर वो फूले गाल और माथे के साथ कानों में हैंड्स फ्री लगाए उस वक्त छत पर मौजूद अम्मा अब्बा की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, जो शाम से निगत खाला के घर गए थे और अब रात हो गई थी। चारपाई पर आंखें बंद किए लेटे, कानों में हैंड्स फ्री लगाए, वो दुनिया जहां से बेगाना नाकाम आशिकों की तरह गाने सुनने में मसरूफ़ था कि तभी एक झटके से किसी ने चारपाई उलट दी। बंद आंखें खुली तो खुद को ज़मीन पर पाया। जिस चारपाई पर लेटा था अब वो उसके ऊपर पड़ी थी। इससे पहले काशिफ कुछ समझ पाता, किसी ने उसे टांगों से पकड़ा और खींचता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले गया। नालायक, तू फिर वॉशरूम में गिर गया, चल निकल यहाँ से। गाल पर पड़ने वाला अब्बा का थप्पड़ उसे नीम बेहोशी से होश में ले आया था। वो चकराते सर के साथ उठा और खुद को वॉशरूम में पाया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसने खुद को घूरते अब्बा से पूछा। ये तो तुझे पता होगा ना कि तू वॉशरूम में क्या कर रहा है? काशिफ ने नासमझी से उन्हें देखा। उसे कुछ क्यों याद नहीं आ रहा था। मेरा मुंह क्या देख रहा है नालायक, बाहर निकल। फारूक साहब गुस्से से बोले तो वो गिरता पड़ता वॉशरूम से बाहर निकल आया। सामने ही अम्मा खड़ी अपनी चादर उतार रही थी। यकीनन वो अभी खाला के घर से वापस लौटे थे। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? काशिफ के सूजे मुंह पर नज़र डालती ही बिल्किस बेगम ने पूछा। सर बहुत दर्द कर रहा है अम्मा। पता नहीं मैं कैसे वॉशरूम में गिर गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसका लहजा रुमान सा हो गया। हर वक्त मोबाइल में जो लगे रहते हो, सर तो दर्द करेगा ही ना। उसके वॉशरूम में गिरने वाली बात को उन्होंने किसी खाते में ही नहीं लिया था। बस सारा कसूर मोबाइल का था। जा जाकर सो जा, रात बहुत हो गई है।
वो बुड़बुड़ाती हुई खुद भी कमरे में चली गई। एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा था। कभी बेड पर रखे कपड़े गायब हो जाते तो कोई सोते में उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देता। किचन में पानी पीने जाता तो चूल्हा खुद ब खुद जल जाता। वापसी पर पीछे अम्मी की कदमों की आहट महसूस होती तो दौड़ लगा देता, जिसके नतीजे में वो अक्सर मुंह के बल ज़मीन बोस हो जाता। कभी सामने पड़ी चीज़ गुम हो जाती तो कभी आईने में नज़र आता अपना अक्स लम्हे भर के लिए गायब हो जाता, जिस पर उसकी चीखें पूरे घर में सुनाई देती। बिल्किस बेगम और फारूक साहब अलग परेशान थे। उसकी हालत देख देख कर काशिफ के साथ जो हो रहा था वो समझने से कासिर थे। काशिफ, काशिफ, कानों में पड़ती आवाज़ पर उसने धीरे से आंखें खोली। सामने टीवी ऑन था, जिसे देखते देखते उसकी आंख लग गई थी। उसने एक नज़र टीवी को देखा और वापस नजरें मूंद ली, मगर अगले ही लम्हे उसने झट से पूरी आंखें खोलकर सामने देखा। स्क्रीन में नजर आता सर कटा, हाथ में उसका सर पकड़े खड़ा था और सर उसका ही नाम लिए उसे पुकार रहा था। उस पर लर्जा तारी होने लगा, मगर फिर मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा करता बेड से उतरकर चीखता चिल्लाता बाहर की तरफ भागा, जहां बिल्किस बेगम और निगत खाला बैठी उसी के बारे में ही बातें कर रही थी। उसको यूं पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर वो दोनों परेशान हो गई। काशिफ, क्या हुआ है तुझे? काशिफ। इससे पहले निगत खाला उसके करीब जाकर उसे संभालने की कोशिश करती, वो बेहोश होता धड़ाम से फर्श पर गिरा। बिल्किस बेगम की तो चीखें बेसाख्ता निकली थी। आंखें बंद किए वो सुकून से आम के दरख्त पर चढ़ा अपनी नींद पूरी कर रहा था, जब अचानक कोई चीज़ उसके सर पर आके लगी। उसने अपनी सुर्ख आंखें एक पल के लिए खोली, फिर वापस बंद कर ली कि तभी एक बार फिर उसके सर से कोई चीज़ टकराई। गुस्से से उठकर बैठते हुए उसने नीचे झांका, जहां चारपाई पर काशिफ लेटा था। अभी घूरने का सिलसिला जारी था कि एक बार फिर उसने नीचे से चाबी उछाली और अब की बार सीधा उस जिन के मुंह पर आके लगी थी। उस सुर्ख आंखों में स्याही उतरने लगी। चंद पल खाना खाते काशिफ को देखने के बाद उसने एक नुकीला सा पत्थर उसकी भिंडी की प्लेट में डाल दिया, जो मुंह में जाती ही उसका दांत तोड़ चुका था। काशिफ को रोते चीखते देखकर वो खुशी से दरख्त पर झूलने लगा। उसकी नज़रें मुसलसल काशिफ पर जमी थी। जब बिल्किस बेगम काशिफ के सोने का यकीन करके किचन में चली गई तो वापस लेटने से पहले उसने दरख्त पर लटकती कच्ची केरी को तोड़कर काशिफ के सर पर दे मारा, जिसके बाद एक बार फिर शहर में काशिफ की चीखें सुनाई देने लगी थी और ख़ुद वो जिन सुकून से आंखें मूंदे नींद के मज़े ले रहा था। रात में अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके वो जिन वापस दरख्त पर लौटा तो घर में अंधेरा छाया हुआ था। नीचे उतरकर उसने अंदर कमरों में झांका, अंदर कोई नहीं था। किचन और वॉशरूम भी खाली थे। तभी उसे छत पर इंसानी जिस्म की खुशबू महसूस हुई, जिसके साथ सुर्ख आंखों में भी चमक आई। तेज़ी से छत पर पहुंचा। सामने ही चारपाई बिछाए काशिफ लेटा गाने सुन रहा था। उसे खूनख्वार नज़रों से देखता हुआ वो आगे बढ़ा और काशिफ समेत चारपाई को उलट कर रख दिया। नीचे गिरा काशिफ जब मामले को समझ पाता और चारपाई को खुद पर से हटा पाता, इससे पहले ही वो जिन उसे टांगों से पकड़कर खींचता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगा। सर बुरी तरह से सीढ़ियों से टकराता जा रहा था। अंधेरे घर में उसकी चीखें दीवारों से टकरा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने तक काशिफ बेहोश हो चुका था। तभी गुस्से से घूरते उस जिन ने ले जाकर उसे वॉशरूम में बंद कर लिया। अब इतनी मेहनत के बाद वो दरख्त पर चढ़ा आराम फरमा रहा था। दरख्त पर उसका क़याम मुस्तकिल नहीं था, बल्कि वो मुसाफिर था और इस घर के ऊपर से गुजरते वक्त वो जिन आराम की गर्ज से आम के दरख्त पर रुका था, लेकिन काशिफ ने उसकी नींद हराम कर दी थी और अब वो उसका जीना हराम कर रहा था। जहाँ काशिफ को अकेला पाता उसे डराने चला जाता। जब काशिफ डर की चीखें मारता तो कहकहा लगाकर हंस पड़ता। काशिफ आईने के सामने खड़ा होता तो उसके अक्स को गायब कर देता। रात को थप्पड़ मारकर उठाता और जब उठकर किचन में जाता तो बिना माचिस के वो जिन चूल्हा जला देता। कभी उसके कपड़े गायब कर देता तो कभी चीज़ें ख़राब कर देता। दिन का सुकून और रातों की नींदें बर्बाद हो चुकी थी।
काशिफ की हालत देख देख कर बिल्किस बेगम और फारूक साहब अलग परेशान होने लगे थे। तंग आकर बिल्किस बेगम ने अपनी बहन निगत से काशिफ के मुतल्लिक बात करने और अपना गम हल्का करने के लिए उन्हें घर बुला लिया था, मगर इससे पहले कि वो उन्हें अपने हालात के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम करती, कमरे से चीखता चिल्लाता काशिफ बाहर आया और उनके संभालने से पहले वो बेहोश होकर फर्श पर गिरता चला गया। रफ़ीक भाई, ये मेरा बांजा है। निगत खाला ने कमरे में लेटे काशिफ की तरफ इशारा किया। इस वाक़े को अब 3 दिन गुजर चुके थे। तब से अब तक वो बुखार में तप रहा था। उसकी हालत में सुधार ना होते हुए देखकर निगत खाला ने रफ़ीक साहब को बहुत इसरार के बाद घर बुलाया था। लड़के का और वालदा का नाम क्या है? रफ़ीक साहब ने फारूक साहब से पूछा। काशिफ लड़के का नाम और बिल्किस बेगम उसकी वालदा का नाम है। ये मालूम करके रफ़ीक साहब ज़ेर लब कुछ पढ़ने लगे। क्यों लड़के को तंग कर रहे हो? बिल्किस बेगम और निगत खाला ने हैरत से उसे देखा जो खुद से बातें कर रहे थे। इसे इल्म नहीं था, बच्चे से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दे। रफ़ीक साहब ने अब बाकायदा बुलंद आवाज़ में कहते हुए साथ ही पढ़ाई भी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्होंने काशिफ पर दम किया और फिर पानी दम करके फारूक साहब को दे दिया। जब तक बुखार नहीं उतरे इसे ये पानी पिलाते रहना। जी बहुत बेहतर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्किस बेगम ने उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए सवाल किया। ये ठीक है, और वो शरारती जिन भी चला गया है, अब वो इसे तंग नहीं करेगा। जिन? शरारती जिन? क्या मतलब? हाँ। और फिर रफ़ीक साहब ने उन्हें मुख्तसर करके सब कुछ बता दिया जो कुछ उस जिन ने उन्हें बताया था। आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। फारूक साहब उनका हाथ पकड़कर बोले, एहसान नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अल्लाह के बंदों की मदद करना, उनके काम आना। रफ़ीक साहब ने मुस्कुराकर कहा और फिर मज़ीद चंद बातों और तसल्लियों के बाद वो अलविदाई कलमात अदा करते उनके घर से रुखसत हो गए थे। वक्त तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा था, मगर काशिफ की ज़िंदगी के मामूल पर आते काफ़ी वक्त लग गया था। पहले पहल तो वो तन्हाई से दूर भागता और रातों को डर डर कर उठ जाता था। इसलिए फारूक साहब ने काशिफ के डर को देखते हुए उसके कमरे में ही सोना शुरू कर दिया था। वो खुद भी अब उस जगह ही पाया जाता जहाँ माँ बाप मौजूद हो। फिर वक्त गुजरने के साथ उसका डर कम और फिर ख़त्म हो गया। माँ बाप भी उसकी तरफ से मुतमईन होकर ज़िंदगी के दूसरे मसलों में उलझकर सब भूल भाल गए थे। लेकिन काशिफ जिस पर ये बीती थी वो अब भी कभी कभार उन बातों को सोचता है तो उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो इबरत उसने सारी ज़िंदगी के लिए हासिल की वो ये थी कि कभी भी वो किसी फलदार दरख्त के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।